की उम्र में मुझे सड़क किनारे एक ऐसी छोटी गैंगस्टर लड़की मिली थी जिसे कोई अपनाना नहीं चाहता था। मैंने उसे बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी उसके दिल को गर्माहट नहीं दे पाया। फिर एक दिन उसका पहला प्यार वापस आया और तब मुझे समझ आया कि उसके अंदर भी नरमी है, बस वो मेरे लिए नहीं थी। जिस दिन मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया उस दिन मैंने झूठ बोला था, मैं अभी जाकर आता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं कभी वापस नहीं लौटा। 7 साल बाद फिल्म सेट पर हमारी फिर मुलाकात हुई। अब वह एक मशहूर फिल्म स्टार और नई नई बनी बेस्ट एक्ट्रेस थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, तुमने कहा था अभी लौट कर आओगे, फिर आखिर गए कहाँ थे? मेरे हाथ पसीने से भीग गए। नई फिल्म क्वीन बाय निंगबिंग मुझसे सिर्फ 5 मीटर पीछे खड़ी थी। अगर मैं पलट जाता तो सीधे उससे आमना सामना हो जाता। बाय मैडम, अगला सीन आपके एक्स बॉयफ्रेंड से दोबारा मिलने का है। आपको उसमें लगाव और बिछड़ने का दर्द दिखाना है। बाय निंगबिंग हल्का सा हंसी। लगाव? मुझे नहीं लगता ऐसा सही है। जब कोई एक्स बन चुका हो तो फिर क्या लगाव? उसकी आवाज आज भी वैसी ही ठंडी और शांत थी। 18 साल की उम्र में भी वह इसी आवाज में कभी प्यार से कभी गुस्से से मुझे शियाओ कहकर बुलाती थी। पीछे बातचीत चलती रही। असिस्टेंट डायरेक्टर क्या बोल रहा था वो मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन बाय निंगबिंग की ठंडी आवाज साफ मेरे कानों में पड़ी। मैं तो अपने एक्स को कब का भूल चुकी हूँ। मुझे पुरानी चीजों को दोबारा अपनाने का शौक नहीं है और मैं वही पुरानी चीज था। मैंने भी तय कर लिया कि मैं अपनी पहचान उससे छुपा कर ही रखूंगा। शूट खत्म होने के बाद सब लोग अलग होने लगे। मैं भी यही सोच रहा था कि तभी एक सहकर्मी जोर से चिल्लाया, शियाओ यू, प्रॉप्स मिल गए क्या? अचानक पीछे पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मैंने जल्दी से सामान उठाया और वहां से भाग गया। बाय निंगबिंग मेरे पीछे नहीं आई। शायद उसने सुना ही नहीं, या शायद सुना भी हो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सेट सजाते समय मैंने अपने साथी से कहा, अगली बार मुझे शियाओ यू मत बुलाना, शियाओ फांग बुलाना। क्यों? शियाओ यू तो अच्छा नाम है। शियाओ फांग ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। वह हंस पड़ा और मेरी बात मान ली। ये मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर पहली फिल्म थी। शूट शुरू होने से पहले ही मुझे पता था कि फिल्म की हीरोइन बाय निंगबिंग है। वह फिल्मी परिवार से थी, आधी इंडस्ट्री के संसाधन उसके पास थे और सबसे बड़ी बात, उसकी एक्टिंग भी शानदार थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में उसने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया था और दुर्भाग्य से मैं उसका पहला प्यार था। मैंने बहुत सोचा था कि यह काम करूं या नहीं, लेकिन इतनी अच्छी नौकरी छोड़ना भी नहीं चाहता था। आखिरकार मैं आ गया, लेकिन मन ही मन मैंने कसम खाई, उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्योंकि 7 साल पहले हमारा ब्रेकअप बहुत बुरा हुआ था। मैंने उसे एक चिट्ठी लिखी थी, मुझे पहले से पता था कि तुम किसी बड़े फिल्मी परिवार से हो। मैं सिर्फ तुम्हारे घर की खबरें निकालने के लिए तुम्हारे करीब आया था। वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसी गैंगस्टर लड़कियां पसंद नहीं है। मुझे तो नरम और शांत लड़कियां पसंद है। अब आगे कभी मत मिलना। चिट्ठी में जितना बेपरवाह बनने की कोशिश की थी, असल में मैं उतना ही टूटा हुआ था। मुझे नहीं पता बाय निंगबिंग ने वो चिट्ठी पढ़कर क्या महसूस किया होगा, लेकिन वह ऐसी इंसान थी जो बदला लेना नहीं भूलती थी। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो शायद मेरा करियर खत्म हो जाता। असल जिंदगी में वह टीवी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी जीन ही कमाल की है। अरे उसके माता पिता कौन है ये मत भूलो, दोनों कभी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। वैसे मुझे तो बाय निंगबिंग का शांत और सभ्य स्वभाव पसंद है। वो स्कूल में जरूर सबसे लोकप्रिय लड़की रही होगी। मैं लगभग खांस पड़ा। बाय निंगबिंग और शांत सभ्य, बिल्कुल गलत। वह सिर्फ स्कूल की सबसे मशहूर लड़की नहीं थी, बल्कि ऐसी दबंग लड़की थी जिससे सब डरते थे। आज भी मुझे उससे पहली मुलाकात याद है। मूसलाधार बारिश हो रही थी, सड़क पर लोग जल्दी जल्दी भाग रहे थे, लेकिन वह सड़क किनारे ऐसे बैठी थी जैसे उसमें जान ही न हो। जब मैं उसके पास पहुंचा तब उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज बेहद रूखी थी, दफा हो जाओ। लेकिन मैं वहां से नहीं गया। मैंने चुपचाप अपनी छतरी उसके सिर के ऊपर कर दी। यहीं से मेरी और बाय निंगबिंग की कहानी शुरू हुई। मैंने सिर झटका और पुरानी यादों को दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश की। फिल्म सेट बहुत शोरगुल वाला था, इसलिए मैं सीढ़ियों के पास जाकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैंने देखा बाय निंगबिंग अंधेरे में खड़ी थी। वो ठंडी नजरों से मुझे देख रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कई साल पहले जब सीढ़ियों वाला कमरा अंधेरा और शांत हुआ करता था। मैंने सिर झुकाया और वापस जाने लगा। तभी उसने मुझे रोक लिया। क्या काम करते हो? डायरेक्टर का असिस्टेंट हूँ। अभी अभी ग्रेजुएट होकर भी डायरेक्टर झांग के साथ काम मिल गया। काफी टैलेंटेड हो। धन्यवाद बाय मैडम। तुम्हारी उम्र कितनी है? 25। वह हल्के से हंसी और आलस भरे अंदाज में बोली, हम दोनों की उम्र तो बराबर है, फिर भी तुम मुझे मैडम बुला रहे हो। असिस्टेंट डायरेक्टर भी आपको बाय मैडम कहते हैं और उनकी उम्र तो 43 साल है। फिर से बुलाओ। मैंने मजबूरी में कहा, बाय मैडम। अंधेरे में मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई हो। एक ऐसी मुस्कान जिसमें बिल्कुल भी गर्माहट नहीं थी। मुझे अंदर से डर लगने लगा। फिर भी मैं खुद को तसल्ली दे रहा था, वह मुझे पहचान नहीं पाएगी। 7 साल पहले के मुकाबले में पूरी तरह बदल चुका था। पहले मैं दुबला पतला और कमजोर दिखता था, अब लोग मुझे अच्छा दिखने वाला लड़का कहते थे। यहाँ तक कि घर के रिश्तेदार भी मुझे तुरंत नहीं पहचान पाते थे। और अभी तो चारों तरफ अंधेरा था। बाय मैडम आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। रुको, उसने फिर मुझे आवाज दी। तुम्हारा नाम क्या है? फांग चेन। पहले कभी कोई और नाम इस्तेमाल किया है? नहीं। बाय निंगबिंग कुछ देर चुप रही। मेरे पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया। असल में मेरा पुराना नाम फांग चेन ही था, बाद में मैंने बदलकर फांग शियाओ रख लिया था। मैंने उससे पहले झूठ बोला था और अब फिर एक और झूठ बोल रहा था, शायद इससे हिसाब बराबर हो जाए। 11वीं की गर्मियों की छुट्टियों में मुझे बाय निंगबिंग सड़क किनारे मिली थी। उसने कहा था कि उसका कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, और मैंने उसकी बात पर विश्वास कर ली। मेरी तरह अकेली और बेसहारा है। जब मैं छोटा था मेरे माँ बाप का तलाक हो गया था। दोनों ने दूसरी शादी कर ली और अपने अपने नए बच्चों में व्यस्त हो गए। किसी ने मुझे अपने साथ नहीं रखा। मैं अपनी मौसी के घर के बेसमेंट में पला बड़ा। मैं बचपन से बहुत शांत और आज्ञाकारी था, क्योंकि ऐसा रहने पर कम से कम खाना तो मिल जाता था। मैं और बाय निंगबिंग बिल्कुल अलग इंसान थे। मैं शांत, शर्मीला और सिर्फ पढ़ाई में डूबा रहने वाला लड़का था। 11वीं में हम दोनों एक ही क्लास में आए। किसी को नहीं पता था कि उसका परिवार कौन है। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि उसके माँ बाप नहीं है और वह बेघर है। स्कूल में हम दोनों अजनबियों की तरह रहते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि हर रात बाय निंगबिंग बेसमेंट की खिड़की पर दस्तक देती थी। मैं उसके लिए फर्श पर थोड़ी जगह खाली कर देता, जहाँ वह चादर बिछाकर सो जाती, और सुबह मौसी के उठने से पहले ही वह चुपचाप चली जाती, जैसे कभी आई ही ना हो। बाय निंगबिंग अक्सर क्लास बंक करती थी और हमेशा चोटिल रहती थी। जब भी मैं उसकी चोटों पर दवाई लगाता वह दर्द से कहती, फांग शियाओ थोड़ा धीरे नहीं कर सकते? मुझे सिर्फ शियाओ बुलाओ। ठीक है शियाओ, थोड़ा धीरे। शियाओ मेरा बचपन का नाम था जो मेरी दिवंगत नानी ने रखा था। मुझे यह नाम हमेशा ज्यादा पसंद था, क्योंकि बाय निंगबिंग हर रात मेरे पास आकर
सोती थी, इसलिए मुझे लगने लगा था कि वह मुझसे भी ज्यादा दुखी है। धीरे धीरे मुझे एक और गलतफहमी हो गई। एक बार मैं किताब लाना भूल गया था और टीचर मुझे डांट रही थी। तभी बाई निंगबिंग क्लास की आखिरी सीट से उठकर आई और अपनी किताब मेरे डेस्क पर फेंक दी। हालांकि मैं लड़का था, लेकिन मेरी ग्रोथ देर से हुई थी, इसलिए मैं दूसरों से छोटा दिखता था। दूसरी क्लास के लड़के अक्सर मुझे परेशान करते थे। जब भी मैं चुपचाप अपमान सहता रहता, बाई निंगबिंग मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती। वह कहती, ये मेरे प्रोटेक्शन में है। मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन बाद में एहसास हुआ ऐसा कुछ भी नहीं था। बाई निंगबिंग किसी अमीर फिल्मी परिवार की बेटी थी। उसके घर में आलीशान बंगले और महंगी स्पोर्ट्स कारें थीं। उसका एक जूता भी मेरे पूरे सीजन के कपड़ों से ज्यादा महंगा था। असल में वह तो बस अपने परिवार को चिढ़ाने के लिए मेरे साथ रहती थी। मुझे ये सच कब पता चला? शायद उसी दिन जब लू जिंगनियन उसकी जिंदगी में आया। तभी मेरी सोच अचानक टूटी। मैं वापस फिल्म सेट पर पहुंचा तो किसी ने मेरे हाथ में एक मिल्क टी थमा दी। लू जिंगनियन फिर से शूटिंग सेट पर आया था। इस बार भी वह सबके लिए मिल्क टी लेकर आया। देखो तो सही, इतना अमीर और हैंडसम लड़का जब फिल्म क्वीन के साथ खड़ा होता है तो दोनों कितने परफेक्ट लगते हैं। मैंने भी बाकी लोगों की तरह दूर खड़े उन दोनों को देखा। बाई निंगबिंग हल्का सा सिर झुकाकर लू जिंगनियन की बातें सुन रही थी। वह दृश्य इतना खूबसूरत था कि नजर हटाना मुश्किल था। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे बाई निंगबिंग को एहसास हो गया हो और उसने मेरी तरफ देखा। मैं तुरंत सिर झुकाकर दूसरी तरफ देखने लगा। जब दोबारा नजर उठाई तो वह मुझे नहीं देख रही थी। मानो अभी जो हुआ वो सिर्फ मेरा भ्रम था। निंगबिंग, शूट खत्म होने के बाद मेरे साथ पेरिस चलोगी फैशन शो देखने? उसकी आवाज आज भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 7 साल पहले थी। मैं अनायास ही पुरानी यादों में खो गया। स्कूल के दिनों में मैं और बाई निंगबिंग सिर्फ अच्छे सहपाठी थे। फिर बोर्ड परीक्षा खत्म होने वाली गर्मियों में हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। बाई निंगबिंग कभी बहुत प्यार जताने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन वह मुझे ठुकराती भी नहीं थी। बस उसके मुंह से कभी मीठी बातें नहीं निकलती थी। फिर भी कुछ मामलों में वह अच्छी गर्लफ्रेंड थी। वह मेरा बहुत ध्यान रखती थी और हमेशा मेरी इज्जत करती थी। लेकिन उसने मुझे कभी अपने दोस्तों से नहीं मिलवाया। एक बार मैं उसे सरप्राइज देने के लिए बिलियर्ड्स क्लब पहुंचा, लेकिन मुझे देखकर उसका चेहरा उतर गया। वह चिढ़कर बोली, आगे से यहाँ मत आना। तब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद उसका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन फिर लू जिंगनियन आया, महंगे सूट में, परफेक्ट हेयर स्टाइल के साथ। वह जैसे रोशनी बनकर मेरी दुनिया में घुस आया। निंगबिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अभी नई फरारी लेकर आया हूँ, क्या मेरे साथ ड्राइव पर चलोगी? फरारी शब्द सुनकर ही मुझे झटका लग गया। लू जिंगनियन ने मेरी हैरान आंखों को देखा और पूछा, निंगबिंग ये कौन है? मैंने जवाब दिया, हेलो, मैं बाई निंगबिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। वह हंस पड़ा, क्या मजाक कर रहे हो? निंगबिंग तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है? उसका असली होने वाला बॉयफ्रेंड तो मैं हूँ। हम दोनों परिवारों के बीच शादी की बात पहले से तय है। किसने कहा? बाई निंगबिंग का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने लू जिंगनियन को धक्का देकर बाहर किया और ठंडे स्वर में बोली, उस शादी के लिए मैंने कभी हाँ नहीं की, लेकिन उसकी सफाई बहुत कमजोर थी। बाद में बाई निंगबिंग के माता पिता मुझसे मिलने आए। तभी मुझे पता चला कि वह सिर्फ किसी अमीर परिवार की बेटी नहीं थी, बल्कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक थी। उसका परिवार मनोरंजन जगत का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता था। बाई निंगबिंग की अपने माता पिता से नहीं बनती थी। जानबूझकर उसने महंगे प्राइवेट स्कूल छोड़कर साधारण स्कूल में दाखिला लिया था। वह घर भी नहीं लौटती थी। उसके माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनकी बेटी कैसी जिंदगी जी रही है। उस दिन की बातचीत के आखिर में उसके पिता ने मुझसे कहा, फांग शियाओयू, शायद तुम नहीं जानते, निंगबिंग बहुत जिद्दी लड़की है। वह तुम्हारे साथ सिर्फ हमें परेशान करने के लिए है। वह सच में तुमसे प्यार नहीं करती। उसने पहले भी कई बार ऐसा किया है। अगर यकीन न हो तो जरा ध्यान से देखना कि वह जिंगनियन के साथ कैसा व्यवहार करती है। असल में जिसे वह पसंद करती है वो जिंगनियन है। बस उसे खुद अभी अपनी भावनाओं का एहसास नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम और हम लोग अलग दुनिया के इंसान हैं। बाद में मुझे एहसास हुआ कि उसके पिता झूठ नहीं बोल रहे थे। बाई निंगबिंग मुंह से चाहे जितना कहे कि उसे लू जिंगनियन पसंद नहीं, लेकिन उसके साथ उसका व्यवहार हमेशा बहुत नरम रहता था। एक बार लू जिंगनियन मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मैं गरीब हूँ। तभी बाई निंगबिंग वहां आ गई और अगले ही पल लू जिंगनियन ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, निंगबिंग, अभी फांग शियाओयू मुझे मारने वाला था। बाई निंगबिंग ने तुरंत मेरी तरफ देखा, फांग शियाओयू, मैंने कहा था ना, उसे परेशान मत किया करो। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। बाई निंगबिंग पत्थर दिल नहीं थी, बस उसका दिल मेरे लिए नहीं धड़कता था। अगस्त के आखिर में मैंने उसके माता पिता की शर्त मान ली। उनकी मदद से मुझे विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला। मेरे जैसे इंसान के लिए ये शायद जिंदगी का इकलौता मौका था। जिस दिन मैं जा रहा था मैंने बाई निंगबिंग से कहा, मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। वह आदतन अपना बटुआ निकालते हुए बोली, सबसे महंगी वाली खरीदना। मैंने सिर हिलाया, नहीं, इस बार मैं खुद खरीदूंगा, मैं अभी जाकर आता हूँ। उसने बिना शक किए जवाब दिया, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन उसके बाद मैं कभी वापस नहीं लौटा और उसके माता पिता की इच्छा के मुताबिक मैंने पीछे एक बेहद बेरहम ब्रेकअप लेटर छोड़ दिया। उस खत ने बाई निंगबिंग की सारी उम्मीदें पूरी तरह तोड़ दी। सिर्फ 3 महीने तक चली हमारी पहली मोहब्बत पतझड़ के आते आते चुपचाप खत्म हो गई। उसके बाद मैंने अपना नाम बदल लिया और स्कूल के सभी लोगों से संपर्क तोड़ दिया। पहले मेरी मौजूदगी ही बहुत मामूली थी। स्कूल में लोग मुझे अक्सर तंग करते थे, लेकिन विदेश जाकर पढ़ाई करने का जो मौका मिला था मैंने उसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया। मैंने जिम जाना शुरू किया, अपने पहनावे और लुक पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा नाम भी बदल गया और चेहरा भी। ऊपर से बाई निंगबिंग के माता पिता ने जानबूझकर मेरी जानकारी छिपा दी, इसलिए वह मुझे कभी ढूंढ ही नहीं पाई। उसकी नजरों में मैं शायद मर चुका था, लेकिन उसकी खबरें मुझे हमेशा मिलती रही। मेरे जाने के बाद उसने 1 साल दोबारा पढ़ाई की, फिर फिल्म अकादमी में दाखिला लिया। उसके बाद उसने मनोरंजन जगत में कदम रखा और उसकी जिंदगी लगातार ऊंचाइयों पर पहुंचती चली गई। कैमरे के सामने वह बेहद नरम, शालीन और आकर्षक दिखती थी। उसकी मुस्कान लाखों फैंस का दिल जीत लेती थी। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्कूल के दिनों में वह कैसी लड़की थी। शायद लोग सच में बदल जाते हैं, और मैं भी बदल चुका था। उस दिन का काम खत्म होते होते मेरा पूरा शरीर थकान से टूट चुका था, लेकिन बाकी स्टाफ अब भी बहुत उत्साहित था। ओह माय गॉड, ये फोटो तो कमाल की है। क्या हुआ? बाई निंगबिंग की नई शूटिंग फोटो ट्रेंड कर रही है। मैंने भी झुककर मोबाइल स्क्रीन देखी। एक तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही थी। उस सीन में बाई निंगबिंग अपनी पुरानी मोहब्बत से अचानक मिलती है। तस्वीर में उसकी आंखों का भाव इतना असली लग रहा था कि लोग दीवाने हो गए थे। उसने सच में किरदार को जिंदा कर दिया। फोटो में बाई निंगबिंग बेहद शांत और गरिमामयी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों के अंदर मानो लाल आग जल रही हो, बेकाबू पागलपन से भरी हुई आग। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा
ज्यादा डरा दिया वो था फोटो का किनारा। जिस दिशा में उसकी नजरें थीं वहाँ धुंधला सा मेरा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा था। अगले दिन शूटिंग फिर शुरू हुई, लेकिन हीरो के साथ अचानक हादसा हो गया और उसे अस्पताल जाना पड़ा। ये फिल्म का बहुत महत्वपूर्ण सीन था, कोई भी शूटिंग रोकना नहीं चाहता था। डायरेक्टर बहुत परेशान था। आखिर में फैसला हुआ कि फिलहाल किसी बॉडी डबल से शूट कर लिया जाए ताकि बाई निंगबिंग वाले शॉट पूरे हो सके। लेकिन बॉडी डबल खुद बाई निंगबिंग को चुनना था। मैं भी सबसे पीछे खड़ा था और तभी उसकी नजर सीधे मुझ पर आकर रुकी। उसी को लो, मैं अंदर से घबरा गया, लेकिन डायरेक्टर ने बिना कुछ पूछे तुरंत हामी भर दी। जल्दी जाओ और हीरो के कपड़े पहन लो। मुझे सिर्फ पीछे से दिखना था। फिर भी मेकअप आर्टिस्ट ने पूरा मेकअप किया ताकि कैमरे में फर्क न दिखे। जब मैं बाई निंगबिंग के सामने जाकर खड़ा हुआ तो वह कुछ सेकंड के लिए खोसी गई। फिर उसने पूछा, तुम बहुत नर्वस हो क्या? मैंने पहले कभी एक्टिंग नहीं की। तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बातें सुनना। थोड़ी देर रुक कर वह फिर बोली, आराम से रहो, अगर तुम ज्यादा टेंशन लोगे तो शरीर अकड़ जाएगा और कैमरे में सब नकली लगेगा। ठीक है, जरूरत पड़े तो गहरी सांस ले लेना। धन्यवाद बाई मैडम, जब कैमरा मेरी तरफ होगा तब बस मेरी डायलॉग सुनते रहना। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, और मैंने उसकी तरफ देखा। और क्या? उसकी आंखें अचानक बहुत गहरी हो गईं। फिर उसने धीरे धीरे कहा, मेरी चॉकलेट कहाँ है? मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा। उसने एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, शियाओ, 7 साल हो गए, अब तक तो चॉकलेट खरीद ली होगी, है ना? उसी पल मुझे समझ आ गया, बाई निंगबिंग शायद बहुत पहले ही मुझे पहचान चुकी थी। और संयोग से ये वही सीन था जहाँ फिल्म की नायिका कई साल बाद अपने पुराने प्रेमी से मिलकर उससे अपने दिल की बात कहती है। कुछ पलों के लिए मुझे सच में लगा कि वह डायलॉग नहीं बल्कि मुझसे अपने दिल की बात कह रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? असल जिंदगी में बाई निंगबिंग ने कभी मुझसे प्यार भरी बातें नहीं की थी। शूट खत्म होने के बाद डायरेक्टर ने मेरी पीठ थपथपाई। शियाओफांग, तुम में एक्टिंग का टैलेंट है। अभी तुम्हारी आंखों का एक्सप्रेशन बहुत परफेक्ट था। मैं मन ही मन हंस पड़ा। क्या ये हो सकता है कि हम दोनों सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे बल्कि सच में वही महसूस कर रहे थे? उसके बाद के कई सीनों में बाई निंगबिंग ने खुद मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। अब मेरा सिर दर्द से फटने लगा था। बाई निंगबिंग जैसी बड़ी स्टार से कोई टकराना नहीं चाहता था। ये साफ लग रहा था कि वह जानबूझकर मुझे अपने आसपास रख रही है और मुझे लगने लगा था शायद ये उसकी बदला लेने की शुरुआत थी। कुछ ही समय में मुझे असिस्टेंट से सीधे प्रमोशन देकर असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया, और वह भी बाई निंगबिंग का पर्सनल असिस्टेंट डायरेक्टर। अब मेरी जिंदगी ऐसी हो गई थी कि दिन के 18 घंटे मुझे उसी के आसपास घूमना पड़ता था। लेकिन मैं सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम नहीं कर रहा था। कभी सेट पर भारी सामान उठाना पड़ता तो कभी दूसरी भागदौड़ करनी पड़ती। एक दिन मैं भारी प्रॉप उठाने ही वाला था कि अचानक बाई निंगबिंग ने मेरी बाजू पकड़ ली। जाकर मेरे लिए मिल्क टी लेकर आओ। सिर्फ मिल्क टी ही नहीं, उसने ढेर सारे स्नैक्स भी मंगवाए। हालांकि सब कुछ ऑनलाइन डिलीवर हो सकता था, लेकिन वह जिद करके मुझे ही बाहर भेज दी। सच कहूं तो बाकी स्टाफ मुझसे जलने लगा था क्योंकि मैं ऑफिस के पैसे पर बाहर घुमाता था। लेकिन मजेदार बात यह थी कि जब मैं सब कुछ खरीद कर वापस आता तो बाई निंगबिंग का खाने का मन ही बदल चुका होता। एक हफ्ता उसकी इस तरह सेवा करते करते मेरा वजन तक बढ़ गया। धीरे धीरे बाकी लोग भी हैरान होने लगे। क्या वह जानबूझकर तुम्हें खाना खिलाती है? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वह तुम्हें बहुत छूट देती है। बाई निंगबिंग बहुत सख्त इंसान है। इस फिल्म में उसकी कंपनी का भी पैसा लगा है। उसने पहले वाले कई असिस्टेंट डायरेक्टरों को खूब डांटा था, लेकिन तुम्हें उसने कभी कुछ नहीं कहा। मैं तुरंत बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन सेट पर फैल रही ये बातें आखिरकार लू जिंगनियन के कानों तक पहुंच गईं। वह तुरंत सेट पर आया और मुझे घूरते हुए बोला, तो तुम ही निंगबिंग के नए असिस्टेंट हो? मैंने उसे तुरंत सुधारा, असिस्टेंट नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर। वह हल्का सा हंसा, इतनी कम उम्र में तुम ये काम ठीक से कर लोगे? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, जिंग साहब, किसी को चेहरे से मत आंकिए। वह काफी देर तक मुझे घूरता रहा, फिर अचानक बोला, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? शायद आपको गलतफहमी हुई है। और मुझे अमीर लोगों से पुरानी बातें करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं फिर से अपने काम में लग गया। लू जिंगनियन ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, सिर्फ इसलिए कि निंगबिंग तुम्हें महत्व दे रही है। तुम्हें यह मत लगने लगे कि तुम ऊपर चढ़ सकते हो। अपनी औकात में रहना सीखो, वरना बाद में पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। आप कहना क्या चाहते हैं? वह मुस्कुराया, तुम निंगबिंग के पुराने बॉयफ्रेंड जैसे लगते हो। यह कहकर वह मेरे चेहरे का भाव पड़ने लगा। उसे उम्मीद थी कि मैं चौंक जाऊंगा या दुखी हो जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ हैरानी से उसे देखने लगा। लू जिंगनियन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, निंगबिंग तुम्हें इसलिए पास रखती है क्योंकि तुम उसके एक्स जैसे दिखते हो। वह तुम्हें सिर्फ उसका विकल्प समझती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें पसंद करती है। असल में वह उस आदमी से नफरत करती है। मैंने धीरे से अपना काम नीचे रखा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अगर वह सच में उससे नफरत करती है तो फिर उसकी जगह किसी और को क्यों ढूंढ रही है? ये बात थोड़ी विरोधाभासी नहीं लगती? लू जिंगनियन तुरंत चुप हो गया। वो बिना जवाब दिए वहां से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद मेरा दिल शांत नहीं हो पाया। शायद बाई निंगबिंग सच में मुझसे नफरत करती थी। उसी रात अचानक उसका मैसेज आया, मेरे लिए दवा लेकर आओ। मैं जानता था कि फिल्म की हीरोइन को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए तुरंत दवा लेकर उसके कमरे में पहुंचा। मुझे लगा वह बस मुझे परेशान कर रही होगी, लेकिन इस बार वह सच में बीमार थी। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थीं। मैं घबरा गया। क्या हुआ तुम्हें? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने इधर उधर देखा। तुम्हारी असिस्टेंट कहाँ है? शहर गई है, अभी वापस नहीं आ सकती। मैं थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि पहले उसे कभी पेट की बीमारी नहीं थी। तुम्हारे पेट को अचानक क्या हो गया? उसने आधी बंद आंखों से मुझे देखा। जिस साल मैंने दोबारा पढ़ाई की थी उस साल ठीक से खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि मेरे लिए खाना बचाने वाला कोई नहीं था। उसकी बात सुनते ही मुझे पुराने दिन याद आ गए। जब वह रात में मेरे कमरे में आकर सोती थी तो मैं हमेशा उसके लिए खाना बचा कर रखता था, और जब मैं अपना होमवर्क खत्म करता तब तक वह चुपचाप सारा खाना खत्म कर चुकी होती। मैं हल्की मुस्कान रोक नहीं पाया। स्कूल की कैंटीन का खाना अब भी उतना ही खराब है क्या? वह चुप रही। उसकी वही पुरानी जिद्दी आदतें आज तक नहीं बदली थी। मैंने देखा कि टेबल पर ढेर सारा खाना रखा हुआ था। सब कुछ अभी भी गर्म था, अभी अभी आया है, लेकिन पेट दर्द की वजह से मैं खा नहीं सकती। फेंकना भी बेकार होगा, तुम खा लो। वह ऐसे बोली मानो बात बिल्कुल मामूली हो। वैसे भी रोज फिल्म सेट का बेस्वाद खाना खाते खाते मेरा मन भर गया है। अगर नहीं खाओगे तो सब फेंक देना। मैंने डिस्पोजेबल चॉपस्टिक तोड़ी और चुपचाप टेबल के पास बैठ गया। मैं बहुत शांति से खाना खा रहा था। कमरे में भी अजीब सी खामोशी थी। मुझे लगा बाई निंगबिंग सो गई होगी, लेकिन जैसे ही मैंने पलट कर देखा वो मुझे देख रही थी। बाई मैडम, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी इस बात ने उसका चेहरा कई दिनों तक खराब रखा, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। वैसे भी शूटिंग खत्म होने ही वाली थी, लेकिन शूटिंग खत्म होने से कुछ दिन पहले एक बड़ा हादसा हो गया। एक सीन नाव पर शूट
शूट हो रहा था। तेज हवा चल रही थी। साउंड रिकॉर्डिस्ट वॉशरूम गया हुआ था तो मैंने अस्थायी तौर पर उसकी